Hello students, I'm Shivangi Anand, your science teacher, and welcome back to my channel. I hope all of you are doing very well in your life. Now students, आज की हमारी जो वीडियो है that is for class 10th chemical reactions and equations. This is for the chemistry part. Students, this is a one shot video of for revision and this is for the board exam preparing students. Students, आज की वीडियो अगर आपने देख ली with full focus, then I assure you that you will be able to attempt more than 80% of the questions that will be coming from this chapter. So without much delay, let's start our today's revision video for the board exam preparing students. Students, chemical reaction and equation. स्टूडेंट सबसे पहले तो इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ वोकैबुलरी है जो हम बार बार यूज करेंगे. सो दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनकी मेजर जो है वो टू टाइप्स है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. अब फिजिकल चेंज नाम से पता चल रहा है जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगी रिएक्टेंट की, मतलब पहले वो या तो सॉलिड में होगा, बाद में लिक्विड या गैस में हो जाएगा, या वाइस वर्सा. ठीक है. सो फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स. जब हम कैंडल बर्न करते हैं, लाइट करते हैं, तो जो उसकी वैक्स पिघल के नीचे गिरती है, स्टेट चेंज हो गई, पहले सॉलिड में थी, बाद में पिघल गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, दैट इज अ फिजिकल चेंज. देन हीटिंग ऑफ आइस एंड कन्वर्टिंग इट इनटू वाटर. आइस इज अ सॉलिड, व्हेन वी हीट इट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. सो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, केमिकली वही है, वाटर वहां पे भी वाटर ही है, इधर भी वाटर ही है, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो गई. ठीक है. देन हीटिंग वाटर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्टीम और वेपर्स. अगेन केमिकल कंपोजिशन सेम रही, हमने सिर्फ उसको हीट दी और उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई. सो इन ऑल दोज चेंजेस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट्स, those changes are physical changes. Now coming to chemical changes. Now as the name implies, in chemical changes the chemical composition of the reactant changes. मतलब पहले reactant कुछ है chemically, बाद में उसका फॉर्मूला ही बदल जाएगा, केमिकल फॉर्मूला ही बदल गया, वो चेंज हो गया. ठीक है. सो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई. ठीक है. इन दोज चेंजेस द एग्जांपल्स आर बर्निंग ऑफ कैंडल. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू सी कि मैंने यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स लिखा है और यहाँ पे मैंने बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा है. बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, जब हम व्हेन वी इग्नाइट द कैंडल, तो वहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. ठीक है. कैंडल वो केमिकल चेंज हो रहा होता है, लेकिन ये जो मैंने मेल्टिंग वर्ड लिखा है, तो मेल्टिंग से पता चल रहा है कि सिर्फ फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. जब हम मिल्क में थोड़ा सा दही का खट्टा लगा के उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर देते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज. देन थर्ड इज carbon plus oxygen, carbon from coke. We know this is the allotropic form of carbon. So when it heats, ये basically burning of candle का की chemical representation है. ठीक है. When carbon reacts with oxygen and converts into carbon dioxide and heat, it is a chemical change. देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन की फॉर्म में प्रेजेंट है, C. ठीक है. यहाँ पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. दोनों तरफ केमिकल फॉर्मूला भी बदल गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल गई, इसीलिए ये केमिकल चेंज के अंडर प्लेस किया है. ठीक है. देन वी नो दैट जो हम जब भी सिल्वर वेयर करते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट वेयर करते हैं, या सिल्वर की स्पून होती है अगर आपके घरों में होगी, तो आप देखना आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स इनटू ब्लैक. वो क्यों होता है? क्योंकि एयर में जो सल्फर कंटेंट प्रेजेंट है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है विच इज ऑफ ब्लैक कलर. देन रस्टिंग ऑफ आयरन. हमारे घरों में जो लोहे के गेट है या कोई भी आयरन की कोई चीज है, आफ्टर ईयर्स आपने नोटिस किया होगा वो थोड़े रेडिश ब्राउन कलर में उसके ऊपर लेयर एस्टेब्लिश हो जाती है, वो लेयर है रस्टिंग की. ठीक है. सो जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लग गई आयरन को. ठीक है. देन फूड इज कुक्ड. जब फूड बनता है तो पहले रॉ मटेरियल में जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन कुछ और है. जब हम उनको हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, आफ्टर दैट उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है. इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस.
ये स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन रिएक्टेंट्स के ऊपर हम या तो हाई प्रेशर या टेम्परेचर या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को ही चेंज करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। उस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आई रिपीट, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास। रिएक्टेंट्स के ऊपर हम या तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या कैटलिस्ट रखते हैं, जिसके प्रेजेंस में वो अपनी केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर को कन्वर्ट करके किसी प्रोडक्ट, किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ कुछ हीट या वाटर या कुछ यू कैन से गैसेस की फॉर्म में बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो हम बनाना चाहते हैं केमिकल रिएक्शन में। बाय प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो रिलीज होंगे। स्मॉलर, दे आर स्मॉलर सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट एंड दे आर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम साइंस में या केमिस्ट्री में जिस सिंबल्स के साथ जिस तरह से लिखते हैं, उस पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में देखो, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। ठीक है, उसी तरह से ये एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास और कौन से रिएक्टेंट है, किन रिएक्टेंट्स को लेके क्या प्रोडक्ट बना, वो सिंबल्स और उस रिप्रेजेंटेशन का नाम है केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे वाटर बनेगा। ठीक है, अब सेम, बट ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, सो आई अज्यूम कि आपको बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन पता होगी, बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, ये सेम इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मैंने बैलेंस करके यहाँ पे लिखी है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? ठीक है, गया नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया नॉट बैलेंस्ड। अब यहाँ देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर हाइड्रोजन को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर वाटर को। 2 2 सा 4, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ ओ इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे भी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 2H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जो फ्रंट पे 2 लगा होता है ना, वो हर एक एलिमेंट के लिए है। यहाँ इसके लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी है, सल्फर के लिए भी है, 4 ऑक्सीजन एटम के लिए भी है। ठीक है, लेकिन जो पैर में लगा होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, वो नंबर सिर्फ उस एलिमेंट के लिए ही होता है। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Types of chemical reactions, starting from combination reaction. Now students, combination reaction as the names implies, कुछ small atoms combine करके एक bigger और larger product बनाएंगे। For example, A plus B combines to form AB। यहाँ पे A हमारा, A और B simpler atoms होंगे, ठीक है, और ये reactant है, और AB is a combined product। ठीक है, example, hydrogen plus oxygen forms water, carbon plus oxygen forms carbon dioxide. This is the example of combination reaction। आपने ये याद रखना है, combination मतलब कुछ combine करेंगे। ठीक है, हम small atoms को combine करके larger product बनाएंगे। combination reaction को synthesis reaction भी कहा जाता है कभी कभी, synthesis reaction, क्योंकि कुछ synthesize होता है इसमें। ठीक है, then second is decomposition reaction or dissociation reaction। Now students, again as the name implies, decomposition, decompose कर देना, तोड़ देना। dissociation, dissociation का मतलब भी होता है break down कर देना। So students, combination and decomposition are the reverse of each other। Now in decomposition reaction, bigger atom or bigger molecule will
decompose or break down to form smaller group of molecules. For example, calcium carbonate in the solid form, when heat is applied to it, it gets converted into calcium oxide and carbon dioxide gas. Then glucose, फूड जो हमारी बॉडी में मोस्टली प्रेजेंट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6. नाउ इट ब्रेक्स डाउन इनटू कंप्लीट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? डीकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होता है बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और स्मॉल एटम कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, now students, जो second type हमने करी है decomposition reaction, it is further divided into 3 types: thermolysis, photolysis and electrolysis. Now thermolysis is made up of 2 words, thermo plus lysis. Thermo means heat, lysis mean breakdown. Now students, thermolysis reaction में हम heat provide करेंगे तो हमारा bigger मॉलिक्यूल, वन जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट in the solid form, when heat is applied to it, it converts or break down into calcium oxide plus carbon dioxide gas. Now photolysis is made up of 2 words, photon plus lysis. Now photo means photons, light photons, and lysis mean breakdown. Now students, in photolysis सनलाइट एच न्यू, ना यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एच न्यू लिखा हुआ है, ये एच न्यू सिंबल है सनलाइट का. जब भी सनलाइट पड़ेगी तो हमारा जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो उस तरह की डिकम्पोजिशन का टाइप होगा फोटोलाइसिस. देन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, एज द नेम इम्प्लाइज, when the bigger molecule of the reactant gets separated or divided into 2 or more different smaller parts of the product in the presence of electricity or with the help of electric shock, then that is known as electrolysis. Now example is when water is treated in the electrodes, then with the help of electricity it gets separated into hydrogen gas and oxygen gas. Moving on to the third type of chemical reaction, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. डिस्प्लेसमेंट या फिर इनका एक और नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ज्यादातर हम इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही यूज करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, जब हमारी क्लास में सपोज अगर कोई केमिस्ट्री की टीचर है, सपोज वो एक दिन एब्सेंट है, तो उसकी जगह जो दूसरी टीचर आती है वो क्लास उस दिन अटेंड करनी, हम उसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट लेक्चर लग रहा है हमारा, है ना. तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को धक्का देके रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है या सब्स्टिट्यूट करता है, तो उस रिएक्शन को हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो इसकी 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है. जिंक व्हेन ट्रीटेड विद H2SO4 फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फेट था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड. तो लेकिन जिंक ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आता है. नेक्स्ट इज जिंक व्हेन ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड. देखो ये जो रिएक्शंस है इनमें से आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है. वी नो दैट रिएक्टिविटी सीरीज में हम सेंटर जो है वो हाइड्रोजन को मानते हैं. जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अबव हैं वो ज्यादातर मोर रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन के बिलो हैं वो लेस रिएक्टिव है. तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. देखो जिंक जो है वो हाइड्रोजन के अबव है ना, इट मीन वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, जो भी एलिमेंट अबव होगा वो बिलो वाले एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से सब्स्टिट्यूट कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, देन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. या स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह ले लेते हैं. देखो
आई एम इरेजिंग दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंट ऑफ सोडियम बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फेट। अब इसमें क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में सोडियम जो है वो बेरियम को धक्का दे देगा, ठीक है, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बना लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्रेसिपिटेट होंगे इसके, ठीक है, तभी मैंने बिलो का एरो का बनाया सिंबल, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारे पास बेरियम सल्फेट, ये हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, दूसरा एलिमेंट उसी एलिमेंट की जगह पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू next example of double displacement reaction, which is AgNO3 plus NaCl forms AgCl and NaNO3. Now students, इसमें we know that Ag has replaced Na, or we can say that Na has replaced Ag and Ag gets the place of Na, like that. So Na ने Ag को धक्का दिया और उसकी जगह पे आके बैठ गया, NaNO3 बना लिया, तो Ag जो बाहर निकला था उसने सोडियम की जगह लेके सिल्वर क्लोराइड बना दिया, AgCl। क्लियर है स्टूडेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, दो बार एक्सचेंज होता है, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही बार एक्सचेंज होता है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस। नाउ in this section I will teach you how to balance a chemical reaction. Yes students, balanced chemical equation is that chemical equation in which number of atoms on the reactant side is equal to the number of atoms on the product side. मतलब जितने भी एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड्स में हैं उसको टोटल करेंगे, और जितने भी एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हैं तो वो सेम ही होंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग एग्जांपल, जैसे वर्ड इक्वेशन दी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि वर्ड इक्वेशन दी हुई है, उसको आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हमें पता है जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 एंड जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। क्लियर। अब हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो हमने बॉक्स बना लिया रिएक्टेंट साइड का, प्रोडक्ट साइड का, सारे एटम्स लिख लिए सबसे पहले तो जो भी प्रेजेंट है हमारे पास इक्वेशन में। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है S, ऑक्सीजन है O। अब रिएक्टेंट साइड में जिंक कितने हैं हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 लिख लिया। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1 लिख लिया। जिंक बैलेंस, क्लियर। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। देन सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 4, इसके पैर में सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है ना, 4, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर। नाउ अब हम एक ऐसी रिएक्शन की एग्जांपल लिखेंगे जो बैलेंस नहीं है और फिर देखेंगे उसको बैलेंस कैसे करना है। यस ये स्टूडेंट्स, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, हमने ये टेबल बना लेना है साइड पे, ठीक है, जितने एटम्स है बारी बारी लिखते जाना है, Fe, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने देख लिया कि आयरन रिएक्टेंट साइड पे कितनी है 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे कितनी है 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितनी है 1, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे आयरन कितनी है 2, तो ये बैलेंस नहीं हुई ना, इट मीन्स हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितनी है प्रोडक्ट साइड पे 3, बैलेंस तो नहीं है ना, सेम नहीं है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है।
तो अब हमें सबसे पहले तो आप रैंडमली किसी भी आइटम को उठा के बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग में जनरली जो है वो माइंड गेम है और हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि हिट करो और ट्राई करते जाओ, मतलब अपनी मर्जी से यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के नंबर ऐड करते जाओ और फिर देखो कि क्या होता है। अब देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन सॉरी आयरन यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हो ना, मतलब 1 ही है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखती हूँ जरा, अब आयरन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3, तो मैंने इन सब के आगे 3 लगा दिया, ठीक है। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, हम जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई या करके कोई नंबर लिखते हैं वो हम आगे ही लिख सकते हैं, हम यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में पैर में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया फिर तो उसकी कंपोजिशन ही बदल जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब मैंने इसके आगे 3 लगा दिया, अब देखती हूँ जरा क्या सिस्टम है। देखो अब आयरन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गई, रिएक्टेंट साइड में भी 2 हो गई, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन को प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, देखते हैं फिर। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 6, 3 2 6, यहाँ पे है 2, तो मैं इसके आगे अगर 3 लगा दूँ तो अब दोनों तरफ हाइड्रोजन 6 6 हो गई, बैलेंस हो गई, 3 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, क्लियर। अब देखते हैं क्या अब ये बैलेंस्ड है। देखो आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6, ठीक है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बैलेंस्ड, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। देखो दोबारा देख लो केमिकल इक्वेशन, रैंडमली हमने कोई भी एलिमेंट उठा के, ठीक है, उसको हमने बैलेंस करना स्टार्ट करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। अपनी मर्जी से मैंने, देखो मर्जी से किया बट नहीं भी मर्जी से किया। देखो यहाँ पे Fe2 था ना, तो इसीलिए मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ Fe4 होता तो मैं 4 से स्टार्ट करती, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस कैसे करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस को। स्टूडेंट्स, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स एक तो देखो देखने में भी पता चल रहा है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। जस्ट फॉर योर रिवीजन, देखो बेरियम क्लोराइड था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, बाद में बेरियम सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, दोनों ने एक दूसरे को चेंज कर लिया, ठीक है, इंटरचेंज कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। अब नाउ मूविंग ऑन टू द बैलेंसिंग ऑफ इट। अब सबसे पहले तो ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड फॉर्म में, इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो हमें पता है बेरियम इज Ba, ओके, क्लोराइड Cl, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि BaCl2 है, मैंने BaCl क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वी नो दैट कि बेरियम के ऊपर +2 होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। जब भी हम इनका कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी, इसकी वैलेंसी या इसके ऑक्सीडेशन नंबर इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, तो बना BaCl2, क्लियर। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अगेन हमें पता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट प्रोमिनेंट इज +3 और सल्फेट ऐसा होता है SO4 2 नेगेटिव, क्लियर। अब इसका सबस्क्रिप्ट, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके पैर में चला जाएगा सबस्क्रिप्ट में और इसका इसके सबस्क्रिप्ट में, तो फॉर्मूला क्या बना Al2SO4 थ्राइस, क्लियर, फॉर्म्स, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, it forms barium sulfate. Now barium sulfate is BaSO4, क्योंकि दोनों की 2 2 है, ठीक है, पैर में 2, देखो इधर देखो ना, Ba 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। जब इसके पैर में 2 आएगा, इसके पैर में 2, दोनों का जब रेशियो 2 ही है तो वो कट हो जाएगा, ठीक है। सेम नंबर जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, क्लियर। अब 2 और 3 दोनों एक टेबल पे नहीं आते ना, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। अगर सपोज यहाँ 6 होता तो ये 2 कैंसिल करके 1:3 बन जाता, ठीक है। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में +3, ठीक है, Cl के सबस्क्रिप्ट में -1, वो इसके सबस्क्रिप्ट में आ गया, वो इधर आ गया, क्लियर। अब ये हमारे पास बना है। अब हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। देखो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले तो बेरियम है, ठीक है, बेरियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना 1, ठीक है, तो बेरियम तो फिलहाल बैलेंस्ड ही है। देन इज क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, क्लोरीन इज नॉट बैलेंस्ड। देन एल्यूमिनियम, here is 2 and here aluminum is 1, aluminum is also not balanced.
सल्फेट, या आप इसको सल्फेट लिख लो या सल्फर और ऑक्सीजन करके लिख लो, ठीक है। सल्फर यहाँ पे कितना है 3, ब्रैकेट में है ना, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 3 है और सल्फर प्रोडक्ट साइड पे 1 है। सल्फर इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। ऑक्सीजन है 4 3s are 12 और यहाँ पे है सिर्फ 4, ठीक है। अब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। देखो अब क्लियरली ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब रैंडमली किसी को भी आप उठा के बैलेंस करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैं इसके आगे मल्टीप्लाई करके 2 लगा दूंगी, ठीक है। इधर प्लस का सिंबल भेज देते हैं, इसके आगे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर भी 2 है, एल्यूमिनियम बैलेंस कर लिया मैंने, ठीक है। अब बाकियों पे देखते हैं, बाकी आइटम्स पे क्या फर्क पड़ता है। देखो एल्यूमिनियम के साथ तो ये 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 3 2s are 6, क्लियर है, 3 2s are 6। अब यहाँ पे अगर ये 6 है तो इसको यहाँ 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2s are 6, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन दोनों तरफ 6 6 हो गया। दोबारा देख लो मैंने क्या किया, सबसे पहले एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पे 1 था तो मैंने 2 लगा दिया। अब क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं चेंज हुआ, क्लोरीन पे भी इसका असर हुआ, ठीक है। क्लोरीन हो गया 3 2s are 6, यहाँ पे था सिर्फ 2, 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि अपनी तरफ से नंबर देखते जाओ, थोड़ा सा माइंड लगा के और हिट करते जाओ, ट्राई करते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब बेरियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो मुझे इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा इसको 3 बनाने के लिए, क्लियर। अब बेरियम बैलेंस हो गया दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना। अब देखते हैं बाकियों में क्या फर्क पड़ता है। देखो अब सल्फर कितना है यहाँ पे 3, सल्फर 3 है, यहाँ पे भी सल्फर 3 हो गया, दोनों तरफ 3 हो गया, क्लियर बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4 3s are 12 और यहाँ पे भी 4 3s are 12, 3 क्योंकि सबके साथ है ना, 3 के 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया ना, दोनों तरफ 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, क्लियर। Moving on to the next topic, that is oxidation and reduction. Now students, I have taken the example of zinc reacts with copper oxide and forms zinc oxide plus copper. Now students, ये एक तरह से ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में ही होती हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे गो हैंड इन हैंड, दे टेक प्लेस एट द सेम टाइम। देखो अब इसमें जिंक पहले अकेला जिंक था, बाद में जिंक ऑक्साइड हो गया, मतलब जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो जिंक की क्या हुई है ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड था पहले, बाद में अकेला ऑक्सीजन हो गया, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हमने रिमूव करवा लिया, ठीक है। तो इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज रिडक्शन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सी बना दी है, कैसे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद करना है। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड करना है ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन निकाल लेना, ठीक है। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव होते हैं तो भी ऑक्सीडेशन है। ये मॉडर्न यू कैन से कॉन्सेप्ट है और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोबारा देख लो, ऑक्सीजन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 चीजें हो गई। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरफ का बिल्कुल एंटी है ये रिडक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें से यहाँ तो चलो ऑक्सीजन है, हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक है। हम देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखो हम यहाँ पे देखो जिंक के ऊपर इस टाइम कितना चार्ज है, जिंक के ऊपर क्या चार्ज है 0, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है ना इसलिए 0 है, ठीक है। यहाँ पे जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, देखो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इट मींस यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव है, ठीक है। अब ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें होती हैं आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 ही होता है, ठीक है। कुछ केसेस में -1 भी होता है, जैसे ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है। सिर्फ इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं उसमें -2 चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ -2 चार्ज है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए जिंक जो है वो +2 है। वैसे भी जिंक की मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 ही है,
दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, जैसे कि एलिमेंट्स के नाम, ठीक है, उनकी वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ज्यादातर सारे पीरियोडिक टेबल का नहीं, कुछ लिमिटेड से जो बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जिंक के ऊपर +2 है, ठीक है, जिंक के ऊपर +2 कैसे हुआ होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करिए, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर CuO के फॉर्म में प्रेजेंट है, CuO, ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर अकेला है, मतलब 0 ऊपर, क्योंकि न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के ऊपर 0 चार्ज ही होगा, ठीक है। अब 2 प्लस था, 0 कैसे होगा, इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, वो वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो जिंक ने रिलीज किए हैं, वही उसने एक्सेप्ट किए हुए, ठीक है। तो इट मींस अब यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, रिडक्शन, मैंने देखो रिडक्शन लिखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि देखो कुछ रिएक्शंस में तो देखते ही पता चल जाएगा जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होगी, वहां तो हम ये क्लासिकल थ्योरी लगा के पता करा लेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे कि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आ गया जिंक की ऑक्सीडेशन, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बाद में चला गया, रिमूव हो गया, रिडक्शन। लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको अभी दूंगी जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज उसमें ये कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और वो गेस करने के लिए हमें ये थ्योरी आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब चेक करते हैं इसमें किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो आयरन पहले क्या था, अकेला आयरन है, इट मींस इसके ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। बाद में FeSO4 बना। अब FeSO4 में हमें पता है कि FeSO4 के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, सल्फेट है, तो बैलेंस आउट करने के लिए इस पे +2 ही होगा, है ना। वैसे भी हमें पता है कि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 पॉजिटिव सोच लेते हैं तो चार्ज तो बैलेंस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए +2 ही हुआ होगा, ठीक है। इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तभी तो +2 बना। इट मींस यहाँ से यहाँ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, है ना, कॉपर सल्फेट में हमें पता है Cu2 पॉजिटिव होगा, SO2 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव से बना Cu0, न्यूट्रल है तो 0 चार्ज, तो इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही अपना बैलेंस आउट किया है, ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बैलेंस करके ये होगा, और ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो आयरन ने रिलीज किए हैं। इट मींस यहाँ गेन हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे हुई है रिडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपको, और मॉडर्न कंसेप्ट भी इसको कहते हैं, और आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, विच इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अप इज what is oxidizing agent and reducing agent। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है। जैसे इसी में ही देखते हैं, इसी रिएक्शन में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे गेन हुआ था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर रिडक्शन हुई थी, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई किसकी है, आयरन की हुई है ना, किसकी वजह से हुई है, कॉपर की वजह से हुई है, ठीक है, या सॉरी कॉपर सल्फेट की वजह से है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर था उसने इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर सल्फेट, क्लियर। और रिडक्शन हुई है कॉपर की, ठीक है, विच इज कॉपर सल्फेट की रिडक्शन हुई है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड का ही नाम लिखेंगे ना हम, तो कॉपर सल्फेट की रिडक्शन हुई है, लेकिन किसकी वजह से, आयरन की वजह से, क्योंकि इसी आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, वही इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट इज आयरन। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कोई आपको रिएक्शन लिखी हुई है और आपसे पूछा है कि इसमें से बताओ विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये याद रखना है
कि जैसे LIC एजेंट है वो सामने वाले की किसी और की LIC पॉलिसी करता है, उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले की रिडक्शन करेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा किसी और की, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हुई इसकी है, लेकिन इसकी वजह से हुई है ना, इसी को तो उसने इलेक्ट्रॉन दी है, ठीक है, इट मीन इसने उससे इलेक्ट्रॉन छीने हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनी खुद की रिडक्शन करेगा, ठीक है, सेल्फ की रिडक्शन होगी, उसकी उसकी रिडक्शन होगी और वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट ये है आयरन है, क्योंकि इसने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके उसकी रिडक्शन करवाई है, तो सेल्फ यानी कि इसकी खुद की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक students, corrosion. Next topic is corrosion. Corrosion is basically the attack of acids or oxygen or hydrogen or any other gases that are present in the atmosphere on the metal. Meaning जब भी कोई हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन या सल्फर या कोई भी गैसेस, वाटर, मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल कार्बोनेट कोई भी लेयर बना लेती है, या उसकी मेटल की लेयर जो है वो धीरे धीरे टार्निश होती जाती है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। जैसे आयरन के केस में हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सिर्फ आयरन के ही केस में इसका नाम बदल के हो जाता है रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग इज नथिंग बट कोरोजन ही है, लेकिन सिर्फ आयरन के केस में इसका स्पेशल नाम है विच इज रस्टिंग। हमें पता है जंग लग जाती है, जो रेड कलर का फेरस हाइड्रोक्साइड जो है फेरस ऑक्साइड बन जाता है, दैट इज रस्टिंग, ठीक है। सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, और कॉपर जो है वो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है, ठीक है। आपको पता है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है दैट इज मेड अप ऑफ मेजरली कॉपर, ठीक है, बट अब आजकल आप देखो उसके ऊपर ग्रीन, हल्का स्लाइट ग्रीन सा कलर जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। कॉपर के जितने भी बर्तन हैं उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग बन जाती है, एंड दैट इज बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, दे कंबाइन टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कोरोजन पता चल गया, कोरोजन इज द अटैक ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, एसिड्स या गैसेस या हाइड्रोजन ऑन द मेटल सरफेस टू चेंज इट्स नेचर केमिकली। वो उसकी केमिकल नेचर को ही चेंज करके उसका अलग फॉर्मूला बना के उसका कलर चेंज कर देंगे, या उसकी लेयर धीरे 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 गिरती जाएगी, ठीक है, तो वो एक टाइम आएगा वो पूरा कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब कोरोजन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? ग्रीसिंग कर सकते हैं, मतलब मेटल के ऊपर ग्रीस लगा दी, ठीक है, या ऑयल लगा दिया, ठीक है, या किसी और मेटल की लेयर बना दी, ठीक है, तो उससे हम पेंट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, कलर से पेंट कर दिया तब भी हम बेसिकली हमने मेटल का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कांटेक्ट ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे सपोज ये जो व्हाइट बोर्ड है ये सपोज मेटल है, पूरा मेटल, ठीक है, अगर इसको मैं पेंट कर दूं, ठीक है, तो एक पेंट की लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब वो लेयर आउटर एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट है, चाहे मॉइस्चर है चाहे एसिड है, कुछ भी प्रेजेंट है, वो उस तक पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रोक सकते हैं कोरोजन को। और जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम एक लौता ऐसा मेटल है कि जो जब लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपने आप में ही ये इसकी लेयर ही बन जाती है, और ये अपने आप सेल्फ अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि बाकी जितने मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होकर सरफेस से घुलती जाती है, एक तरह से गिरती जाती है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम अपने अराउंड खुद ही ऑक्सीजन की एक लेयर बना लेता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व भी कर सकता है। क्लियर? अदर देन एल्यूमिनियम बाकी जो है लेयर्स क्या है, मेथड्स क्या हैं कोरोजन प्रिवेंट करने के? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ जिंक फ्रॉम बीइंग कोरोडेड, ठीक है, जिंक को प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन यूज होती है। पेंटिंग कर सकते हैं, कलर पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। नाउ स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी और कोरोजन एक तरह से सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि कोरोजन जो है वो मेटल्स के ऊपर होती है, और रेंसिडिटी जो है वो फूड के अंदर जो ऑयल कंटेंट या फैटी एसिड प्रेजेंट है उसके ऊपर है। सो फूड में वी नो दैट उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। जब फूड ज़्यादा देर तक एयर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर भी तो गैसेस का रिएक्शन हो सकता है, तो उस रिएक्शन से जब स्मेल प्रोड्यूस होती है फूड में, हमें पता है थोड़ी देर बाद फूड में से स्मेल प्रोड्यूस होने लग जाती है
गर्मियों में उतना ही ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होती है, सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है, बट फूड डिप्लीट तो हो ही जाता है, ठीक है, डिटेरियोरेट हो ही जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो यही है कि आप इमीडिएटली फूड जो बना उसको खा लो, ठीक है। और दूसरा है जैसे लेज के पैकेट्स हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है ना, तो वो गैस भी अपना लेयर बना लेती है फूड के अराउंड, चिप्स के अराउंड, और उसको कॉन्टैक्ट में आने से जो है वो ब्रेक डाउन करती है कॉन्टैक्ट। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Okay, students, in this section of the video, we will be discussing all the activities that are there in the chapter 1, chemical reaction and equation. Starting with this activity, students, इस activity में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके NCERT की बुक में, that we have magnesium ribbon. हमने magnesium ribbon को tongs की हेल्प से, ठीक है, बर्न किया है ऑन द बर्नर, तो हमारे पास dazzling white flame आ गई और साथ में पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस रिएक्शन को केमिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ये है, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ वाइट कलर्ड पाउडर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को पास लेके आएंगे तो डैजलिंग वाइट फ्लेम होने लग जाएगी। ठीक है, उस फ्लेम को देख के भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है। सेकंड, इसका जो हम जिस चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है वो है कि वॉच ग्लास पे पहले खाली थी, जब हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया, बर्न करने के बाद उसमें से हमें व्हाइट पाउडर कलेक्ट हुआ। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, ठीक है, और स्ट्रक्चर चेंज हो गया और हमारे पास व्हाइट कलर पाउडर जो है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? मूविंग ऑन टू सेकंड एक्टिविटी. Activity 1.2 is lead nitrate solution is treated with potassium iodide solution. Then what is formed? What do you observe? Students, इस एक्टिविटी में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ठीक है, और वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे बिकॉज ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, एंड पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड एंड हाउ विल यू टेल दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? बिकॉज पहले दोनों ही कलरलेस लिक्विड थे, ठीक है, दोनों को एक दूसरे में ऐड किया तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्लियर? नाउ एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब पत्थर टाइप। ठीक है, ग्रेन्यूल्स डाले किसके? जिंक के। तो बताओ कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है? बिकॉज देखो हमें पता है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। जिंक बीइंग मोर reactive, it will displace hydrogen from the solution of H2SO4 and form zinc sulfate and hydrogen gas। और ये जो रिएक्शन है इसमें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। तो बिकॉज वी विल ऑब्जर्व दैट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी ऑब्टेन्ड at here and the vessel or the glass tube will become warm. Okay, the rise in temperature results due to the reaction taking place, and this shows that the reaction has taken place. Moving on to the next activity, activity 1.4. Now in this we know that calcium oxide is treated with water, then what happens? आपको question पूछा जाएगा, what happens when quicklime is treated with water? So students, we know that quicklime जब water के साथ react करती है तो वो slaked lime बनाती है, calcium hydroxide. Clear? CaO is, अब इस पूरे रिएक्शन में से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम एंड स्लेक्ड लाइम। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ देन एक्टिविटी 1.5, इसमें आपको ये बोला हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब फेरस सल्फेट हीट करेगा तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इससे क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड विच इज ऑफ ब्राउन कलर एंड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसेज जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा कि आप व्हाट आर द चेंजेस दैट यू विल ऑब्जर्व। अब इसमें जो चेंजेस ऑब्जर्व होंगे वो ये है कि फेरस सल्फेट जो है दैट वाज ओरिजिनली ऑफ ग्रीन कलर, बट जब हमने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, और फेरिक ऑक्साइड तो ब्राउन कलर का होता है। तो चेंज इन द कलर विल tell us that the reaction has taken place, and also the gas release of these gases, this is a very pungent smell students। जब ये
जब ये एक्सपेरिमेंट होगा आपको अगर करवाएंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो गैसेस रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे हैव अ वेरी पंजेंट स्मेल, रॉटन एग टाइप स्मेल होती है, ठीक है। तो स्मेल प्रोड्यूस होगी, उससे भी पता चल जाएगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.5। अब इसमें बोला हुआ है कि लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया है, तो बताओ कि रिएक्शन टेक प्लेस हुई है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि लेड नाइट्रेट जो है वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। हीट करने पे लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो उसके फ्यूम्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो फ्यूम्स रिलीज होगी तो उससे पता चलेगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एंड ऑल्सो जो लेड ऑक्साइड है दैट इज स्लाइटली येलो इन कलर, तो कलर चेंज हो गया, चेंज इन कलर टेल्स अस दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हीट change in temperature also tells us that reaction has taken place, and fumes of gases that are coming out of the glass tube also tells us that the reaction has taken place. In activity 1.7 we have taken a plastic jug, or you can say mug. Here we have taken two inverted test tubes and graphite rods are there, and we have connected with the help of the two wires to the two terminals of the battery. Now we have added water into it. Now water will split into H positive and OH negative ion. This is the example of electrolysis, or you can say electrolytic decomposition. Now we know that anode के ऊपर anions जाएंगे, ठीक है, and anions will, 4 OH negative ions will split into 4 H positive and 2 O2. anode के ऊपर oxygen release हो जाएगी, ठीक है. Then at cathode, cations will get attracted towards the cathode and they will gain electrons and form 2H2 hydrogen gas. Now students, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what will happen when water will undergo electrolytic decomposition? Which are the two gases that will be released at the two terminals? You will say that at anode oxygen is released and at cathode hydrogen is released. Clear? Chemical reaction मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है. Then activity 1.7 here, sunlight, H nu. Sunlight is added on silver chloride taken on a watch glass. What will happen? Silver chloride will turn into black color because of the formation of silver plus chlorine. Now this is the example of photolytic decomposition. इसीलिए हम इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, why silver chloride is stored in black bottles? Because to prevent it from the attack of the UV rays or sunlight, photons basically. ठीक है, because photons will activate its photolytic decomposition. Now moving on to activity 1.9, here we have taken iron nail. Iron nail means हमने लोहे का कील ले लिया, ठीक है, और उसको हमने डिप किया सॉल्यूशन ए में, विच इज ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जब हम उसको डिप करेंगे उसके बाद ये रिएक्शन होगी, ठीक है. दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमें पता है आयरन क्या होगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेगा, एंड FeSO4 इज लिटिल ग्रीन इन कलर, ठीक है. तो बाद का जो सॉल्यूशन है वो आफ्टर रिएक्शन ये हो जाएगा ग्रीन कलर का, और जो नेल, आयरन नेल है, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सो स्टूडेंट्स, इन सभी एक्टिविटीज में से हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद या तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या कलर चेंज होता है, या फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाती है, ठीक है. पहले लिक्विड था, बाद में गैसेस बन गए, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. Students, activity 1.10. In this activity we have taken two test tubes. एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है. एक्वस मतलब उनको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली, तो क्या होगा, बेरियम बना देगा बेरियम सल्फेट विच इज सॉलिड, ठीक है, एंड सोडियम बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और वो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक्वस है तो ये भी सॉलिड, बट एक्वस होने की वजह से ये डिसॉल्व हो जाएगा. क्लियर. Next is activity 1.11. In this activity we have taken copper powder which is of brown color, and ये wire gauge है और नीचे burner है, ठीक है. वॉच क्लास पे हमने इसको burn किया. जब burn करेंगे we know that in the air oxygen is present, it will convert into copper oxide, ठीक है, which is colorless. Now what will happen students, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करवाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, पहले ऑक्सीडेशन हुई है, बाद में रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, एंड its color will be retrieved back into ब्राउन. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्टिविटीज समझ आई होंगी.
and I wish you all the best for your exams. Keep watching my videos for more educational stuff. You can write down the comments in and you can tell me any topic that you want me to make the video on. Thank you students. Happy learning. Bye bye.